पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग जो आपका अंतर होता है वो होता है 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी पुष्पों के अध्ययन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। जस्ता के अयस्क कौन है? जस्ता के अयस्क इनमें से कौन है या कौन सा है? तो जस्ता का अयस्क जो है आपका जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए ये जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 पर, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर बी अनंत पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूर बिंदु के लिए। प्रश्न नंबर 6, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का मसूड़ा जो रहता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और दांत का इनेमल या दांत का मसूड़ा शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमेशा हर जगह लाल रंग का खतरे के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा डी नहीं, बी नहीं, डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में रंध्र रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी रंध्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक है? तो निम्नलिखित में से आपका सही आंसर हो जाएगा शहद की श्यानता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी शहद यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। एनर्जी ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए। दानेदार जस्ता पर
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो दानेदार जस्ते पे यदि आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो हमारे शरीर का जो फेफड़ा होता है वो शंकुआकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा बहुत शंकुआकार टाइप का होता है फेफड़ा, आपने देखा होगा तो शंकुआकार यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन या ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करके भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है, बताइए? तो उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला जो उर्वरक है उसका नाम है आपका अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी अमोनियम नाइट्रेट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन का पाचन है वो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया होती है भोजन का पाचन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे हैं? तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। ऑप्शन नंबर बी अधिक क्रियाशील होते हैं जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया है? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया है वो किया है बेलिस और स्टर्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी बेलिस और स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको जनित्र से, ऑप्शन नंबर सी जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक कौन सी क्रिया है? तो अंगूर का किण्वन होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। हमारी हड्डियों और दांत आम तौर पर किस से बने होते हैं? तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत जो होते हैं आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम फास्फेट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति कैसी रहेगी? तो यदि चुंबक को आप दो बराबर टुकड़ों में भी काट दोगे तो भी जो उसकी शक्ति रहेगी समान रहेगी। नए चुंबक छोटे छोटे भी रहेंगे तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप बन जाता है, जितने भी टुकड़े कर दो उतनी बार बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किससे? तो लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी द्वारक यहां पर दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूना पर यदि आप क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एक एंजाइम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है बताइए? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपके पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये तीनों आते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आम आदमी के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो एक आम आदमी के रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर
आम आदमी के रक्त का पीएच मान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र ये सभी एक प्राकृतिक सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी और लिटमस पत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि कारगर होती है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। एंटासिड ऑप्शन नंबर ए अपच के लिए उपयोगी है और यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितने प्रतिशत? तो वायुमंडल में सामान्यतः जो CO2 पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 0.03% सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध सिलिकॉन के अंदर तापमान की जैसी वृद्धि होगी और प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है, बाकी दहन, भोजन का पचना और श्वसन ये तीनों ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको सियोकाइट्स पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स पौधे छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है? तो मोटर गाड़ी या हमारी बाइक के सामने जो शीशा लगा रहता है, ऐसे दोनों तरफ लगे रहते हैं ना दोनों शीशे, वो उत्तल दर्पण होते हैं। उसमें हमें बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस की जो दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं सांस लेने के लिए फेफड़े का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा यहां पर मुख्य श्वसन अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? तो टायर्स को जो ट्रीड किया जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, कि जब गाड़ी चले जमीन से लग के तो वो जो है चिपकी रहे, घर्षण रहे, फ्रिक्शन रहे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्किड ना करे। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से जो है आपका संसृत प्रकाश पुंज ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। टॉर्च से प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। टॉर्च से बिल्कुल सीधी आपने देखी होगी, है ना, रोशनी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है बताइए? तो निम्न में से जो आपको बीमारियां दी गई हैं, एक तो टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है और निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां कहलाती हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग होता है, जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो काले कलर की होती है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर ऑक्साइड काले कलर की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ये जो है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया में भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? तो सबसे ज्यादा जो मीथेन है ना वो मंगल के वायुमंडल में मौजूद है। ऑप्शन नंबर मंगल यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर।
शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बन जाती हैं। यदि आप कोई भी भाजी पत्ती या जो भी आप सब्जी वगैरह रहती हैं उनके डंठल वगैरह फेंक दो, धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो किसी नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लगभग होता है। ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। ऑप्शन नंबर डी 14 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान दोनों का बताइए। शुद्ध जल और दूध, इन दोनों का पीएच मान मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम दिया गया वो मेंडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेंडल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अवतल लेंस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो मैग्नीशियम का रिबन यदि दहन करोगे तो श्वेत चमकदार जो है लौ उत्पन्न उत्सर्जित होगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो लेमार्क और ट्रेविनस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लेमार्क और ट्रेविनस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो जिसको दीर्घ दृष्टि दोष हो उसके में उत्तल लेंस लगा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में यहां पर सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप कौन सा होता है? तो ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर को इलाज में जो है कोबाल्ट CO60 कोबाल्ट 60 ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो तेज प्रकाश होगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छोटा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो निम्न में से यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप पीओपी बोलते हो, एक विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। क्वेश्चन वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक आप सभी को पता है, लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान यहां पर सही आंसर, देखिए आसपास बताना पड़ेगा आपको, तो आसपास देखिए 7 से कम ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आसपास है 2.2। ठीक है, ये एग्जाम में जानबूझ के पूछा गया है, इसमें आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ और पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं क्या चीज? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें जो है साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। उल्टा होता है, दूरदृष्टि दोष में आपको पास की वस्तुएं नहीं दिखती और निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो बेकिंग सोडा, जैसे यदि मधुमक्खी काटे घर में बेकिंग सोडा है तो उस पर आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। नहीं तो कई लोग लोहा, चाबी वगैरह घिसने लगते हैं, लोहा घिसने लगते हैं कि स्वेलिंग ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए
बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता कौन सा होता है? तो वो बिंदु होता है आपका अंध बिंदु, प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो मुंह साफ करने के लिए आपका क्षारीय प्रकार के या क्षारीय प्रकार के टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जिससे आपका दंत क्षय ना हो, दांत गिरे नहीं, घिसे नहीं। खमीर डैश का उदाहरण है, तो खमीर एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी खमीर एक कवक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है? यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मानव नेत्र में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहां पर अधातुएं दी गई हैं और एक विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु और विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है लाल कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो डेंड्रोलॉजी में आपका झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एक होते हैं पेड़, है ना, उसके बाद जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको झाड़ियां बोलते हैं। जैसे चने, है ना, चने का क्या होता है? झाड़ होता है ना, चने का भी झाड़ नहीं होता, चने के पौधे होते हैं छोटे। एक पेड़ होते हैं, उसके बाद झाड़ होते हैं, उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी का। बोलते हैं चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, चने का झाड़ नहीं होता है ना, बिल्कुल छोटा पौधा होता है चने का। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा सोडियम को। ऑप्शन नंबर सी सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहां पर? तो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो आपको रेतीली मिट्टी में भी मिलेंगे, लवण युक्त पानी में भी, दलदल भूमि में भी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जगह आपको सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों आपके उच्च होंगे। ऑप्शन नंबर बी। कायदे आजम के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। स्काउट एंड गाइड के जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो स्काउट एंड गाइड इसके जनक माना जाता है आपका बेडेन और पोवेल को। स्काउट गाइड कई लोग ज्वाइन करके भी रखे होंगे, एनसीसी भी होता है, स्काउट गाइड भी होता है। बेडेन एवं पोवेल राइट आंसर है। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे? तो जो डायनामाइट था उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं ना, नोबेल पुरस्कार हर साल, तो इन्हीं के नाम पर मिलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका पड़ता है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए नागपुर किसके लिए फेमस है, लीची के लिए या संतरे के लिए? नागपुर जो शहर है ये किसके लिए फेमस है, लीची के लिए या संतरे के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जाने जाते हैं समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये आपकी आत्मकथा है नेल्सन मंडेला जी की। ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसने की है? तो रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। एक्स किरण की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो एक्स किरण है ये रोंटजन के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? आज़ादी के पहले की बात हो रही है, तो एक बार हुआ था आपका 1907 में, आज़ादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी 1907 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कितने अच्छे लेवल के हैं। हमने आपके लिए आपके एग्जाम में और भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चनों का 10,000 जीके जीएस का संग्रह कर लिया है एकत्रित। ये आपको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप नए हैं चाहे पुराने स्टूडेंट, सबको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपये है, लेकिन ये पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपये में आप सभी को 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में फंसने के 100% चांसेस हैं। हो सकता है आपको इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 99 रुपये, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लो। चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपये में। जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद ले, नहीं तो बाकी जिसकी नहीं है वो अपना आराम से यूट्यूब से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खरीद सकता है जरूर खरीद लेना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी जो हैं ये शाक्य कुल में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भाप इंजन की जो खोज की गई थी ये जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इनमें से? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से यहां पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वाईचुंग भूटिया जी हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। कमेंट करके बताइए फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइए। भारत में तंबाकू की खेती किसने आरंभ की? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो थी वो पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती आरंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोवा या पणजी समझ लीजिए, पणजी। तो गोवा या पणजी आपका ये मांडोवी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ई, मांडोवी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है आपकी ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो शांति निकेतन जो है ये संबंधित है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में जो विकेट होते हैं आपके, मतलब जो आपका ग्राउंड होता है जहां पर पिच बोलते हैं, पिच आपकी 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर ए, 22 गज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल नाम का लोक नृत्य ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कमेंट करके पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो चेचक रोग होता है ये विषाणु से फैलने वाला होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से होने वाला रोग है चेचक रोग। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले जो स्थल है इसका संबंध है आपका अरविंद घोष से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अरविंद घोष जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण आपका, इसको सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण कहा जाता है जो निम्न ब्याज दर वाला ऋण रहता है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जो आनंद भवन है इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो जमशेदपुर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्वर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है इनमें से? तो जो लखनऊ शहर है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रथा है इसका प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया गया। नागालैंड कब राज्य बना था? तो जो नागालैंड है इसको सन 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सन 1963 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अच्छा एक कमेंट करके बताइए कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध किस सन में हुआ था? आप में से जिसको भी पता है, देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मेजर ध्यानचंद्र जी राइट आंसर है।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन इनमें से किसका है? तो जो हे राम प्रमुख वचन है ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक उपन्यास जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष आपका चार्ल्स आयर थे। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड जो है इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो है आपकी हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी हिडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास में लोह स्तंभ बना हुआ है, स्थित है, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, इनको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकल ये पृथ्वी का जो क्रोड है या कोर बोलते हैं इसको, उसका प्रमुख जो है घटक है। ऑप्शन नंबर सी हमारी पृथ्वी के कोर में या क्रोड में लोहा और निकल पाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह से गांधी जी का नाम याद आता है। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आपको कमेंट करके बताना कि गांधी जी भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौट के कब आए थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, ठीक है। देखते हैं किस किस को याद है। अच्छा, दो ऑप्शन दे देता हूं। एक है आपका, चलिए बिना ऑप्शन के बताइए, इतना तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति थी उसका नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार का संबंध, बिंदुसार होना चाहिए, का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार जो है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मौर्य वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन ये दूसरे विश्व युद्ध के समय चलाया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था ये आपका केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। घाना का प्राचीन नाम इनमें से क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोल्डन कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है ये मस्तिष्क में स्थित रहती है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु का केंद्र है उसको कहा जाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भगत सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी इनका जो जन्म हुआ था ये कटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये आपकी चेनाब नदी पर या चिनाब नदी कहा जाता है पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी या चिनाब नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देवदास उपन्यास जो है इसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के लेखक हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी का ये जो है प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर बी विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। दोस्तों आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना 99 की, और आपके एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं जीके जीएस में, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जब वीडियो खत्म होगा नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम था, ये अभिनेता थे भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी राजकुमार अभिनेता का असली नाम था। पूर्ण स्वराज का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज आता है सेबी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सेबी के अंतर्गत आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है स्टॉक एक्सचेंज है ये सभी सेबी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति है ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस राइट आंसर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समांतर रेखा आप देखेंगे तो ये है आपकी अमेरिका तथा कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? तो थल समीर और समुद्र समीर ये संवहन के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और कमेंट करके बताओ जय जवान जय किसान, ओनली जय जवान जय किसान ये किसका नारा है? ये लीजिए आ ही गया। तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान और जोड़ दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल जी का नारा है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के उपलक्ष्य घोतक है। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है जन शताब्दी एक्सप्रेस। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो समतल प्रतिबिंब होगा उसके द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आभासी प्रतिबिंब बनेगा समतल प्रतिबिंब के द्वारा। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए धारा राइट आंसर है। नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत है, और स्पष्ट दृष्टि मतलब हम कहाँ तक सही देख सकते हैं तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है 25 सेंटीमीटर याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए 10.5 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl ऑप्शन नंबर बी ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये आपका नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है ये आपका कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो आपकी जो मस्टर्ड गैस बनती है ये आपकी एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एथिलीन के प्रयोग से मस्टर्ड गैस को बनाया जाता है। ग्लूकेगन हार्मोन से निकलता है, तो ग्लूकेगन हार्मोन ये बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगन हार्मोन।
निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम आपका लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज वसा पाचन एंजाइम है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन एंजाइम या रिलैक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 31 जोड़ी राइट आंसर है। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो कोई भी आपका फ्रिक्शन या घर्षण होता है उसके द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक कार्य होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी है ये आपकी दृश्य स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी राइट आंसर है। पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता राइट आंसर हो जाएगा 1 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 1 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 और 10 के ऊपर 19 की घात, इसको सही करना है, 10 के ऊपर 19 की घात होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1.6 और 10 के ऊपर 19 की घात राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कहलाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का संरक्षण राइट आंसर है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहा जाता है? तो दूरी समय ग्राफ के ढाल को चाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चाल कहा जाता है दूरी और समय के जो है ग्राफ के ढाल को। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किस में होता है? तो अधिकतम घर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा सूखी कंक्रीट पर यदि आप रबड़ को घिसेंगे इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घर्षण बल होगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायु से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? वायु से यदि कोई पिंड गिरेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है कि कण का पलायन वेग द्रव्यमान, कण का पलायन वेग जो होता है द्रव्यमान के कैसा होता है, द्रव्यमान के साथ इसका क्या संबंध है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दूसरा है आपका कि द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता पलायन वेग। क्या आंसर सही होगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 99 रुपये में आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। चैनल पर पहली बार कौन आया हमें कमेंट करके बताइए, हम देखना चाहते हैं कि पहली बार चैनल पर कौन कौन आया है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।